Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की नई सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1। दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए चलिए शुरुआत करी जाए। देखिए यहाँ पे हम स्टोरी की तरह इसको पढ़ने वाले हैं, स्टोरी की तरह एंजॉय कर लिएगा, कहानी लगेगी। और इस चैप्टर में हम यहाँ पे ये बातें जानेंगे कि आखिरकार आज जो जम्मू एंड कश्मीर में इतने बड़े लेवल पे बवाल होता है, इतने बड़े लेवल पे टेररिज्म बढ़ा है, उसकी क्या वजह है। आप जानते हैं हर एक जो चीज़ होती है उसकी वजहें कहीं ना कहीं उसके इतिहास से जुड़ी होती हैं। तो हम इतिहास से इसको लेके चलेंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। ये बात कुछ हमारे देश के आज़ाद होने के पहले की है, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की है, जब महाराजा रणजीत सिंह, आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा और बहुत ही फेमस रह चुके हैं महाराजा ये। तो महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हुई तो उसके बाद आप जानते हैं ब्रिटिश शर्स तो चाहते थे पूरे ही इंडिया पे ऐसा करना कि भाई सब कुछ इनके हाथ में आ जाए, और इनकी चील जैसी निगाह अब सिखों की टेरिटरीज की तरफ घूमेगी। सिख वाला जो एरिया था वो अब ये सोचे ये अब इसे भी कैसे हड़पा जाए। अब जानते हैं हर घर में एक घर का भेदी जरूर होता है, और वही हाल हुआ गुलाब सिंह ने किया। गुलाब सिंह एक डोगरा जनरल थे, महाराजा के लिए काम करते थे और इनको महाराजा जी ने रिवॉर्ड करा था किंग ऑफ जम्मू से। रंजीत सिंह जी ने यहाँ पे किंग ऑफ जम्मू के तौर पे इनको रिवॉर्ड करा था। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्रिटिश की साइड ले ली, और इनकी इस हरकत की वजह से क्या हुआ कि सिख हार गए और बदले में ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन करा गया 16 मार्च 1846 में। ठीक है, साइन करा गया। अब इसके हिसाब से क्या था, ट्रीटी के हिसाब से क्या था कि कश्मीर वॉज हैंडेड ओवर टू गुलाब सिंह। कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दें और बदले में 75 लाख रुपए लिए जाएं, और ये एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश की सोसाइटी वहां पे। ठीक है, ब्रिटिश के अंदर सब आ रहा है। तब से कश्मीर को डोगरा डायनेस्टी रूल करने लगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये तो बात है इंडिपेंडेंस के पहले की। अब बात कुछ आई इंडिपेंडेंस के बाद की। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो काफी बड़ी एरिया था ये, और ये कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट की सबसे बड़ी थी जम्मू एंड कश्मीर की। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 77% यहाँ पे रहने वाले नागरिक मुसलमान थे, लेकिन राजा जो यहाँ के थे वो हिंदू थे, और राजा का नाम था राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। खैर, अब आप कहेंगे मैम इतने बड़े लेवल पे मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी हिंदू राजा, तो लोग कैसे रह रहे होंगे यहाँ पे, किस तरह के लोग थे, कौन कौन थे, जरा इस बारे में बताइए। तो देखिए, जो जम्मू का इलाका था, जो प्लेन इलाके होते हैं ना, हिल्स के नीचे वाला एरिया, ज्यादातर यहाँ पे हिंदूज रहा करते थे। फिर जम्मू के अगर हम नॉर्थ में चले जाएं तो यहाँ पे आप सुन्नी मुस्लिम्स देखने को पाते। कश्मीर वैली के अंदर सुन्नी और शिया दो तरह के मुसलमान होते हैं, आप जानते हैं। तो सुन्नी मुस्लिम्स कश्मीर वैली के आसपास थे। उसके साथ साथ हिंदू में अगर बात करें तो कश्मीरी पंडित की काफी ज्यादा अच्छी खासी पॉपुलेशन थी वहां पे। आप जानते हैं कश्मीर वैली बहुत ही खूबसूरत इलाका है, और ये बहुत फेमस है इंडिया में। आप जानते हैं बाहर से लोग आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक बार आए हैं तो कश्मीर घूम ले। हर एक इंसान का एक बार सपना होता है कश्मीर घूमने का। तो यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत था, ये भी एक वजह थी कि भाई ये इतनी वैली इंपॉर्टेंट हो जा रही थी। साथ ही साथ जम्मू हो चाहे कश्मीर वैली हो, यहाँ पे सिख भी रहते थे, है ना, सरदार भी रहते थे। पंजाबीज क्या कहते हैं, सिख कहेंगे, सिख एक धर्म है, तो सिख भी यहाँ पे रहते थे। दूसरी बात, अगर हम ईस्ट में चलें इस कश्मीर वैली के, अगर हम लद्दाख का एरिया देखें जो अभी डिवाइड हुआ है ना, तो यहाँ लद्दाख का एरिया देखें तो आप जानते हैं कि लेह और लद्दाख में बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज पाई जाती हैं आज भी। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट रहा करते थे, और कुछ शिया मुस्लिम्स भी देखने को मिलते थे। तो आप जानते हैं राइट साइड आता है, अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर का इलाका कुछ इस तरीके से देखें तो ये जो राइट साइड वाला एरिया होगा वो किससे मिलेगा, तिब्बत से। तो तिब्बत से इसका बॉर्डर मैच करता है भी। अब आखिरी के दो रीजन बचे, एक का नाम था गिलजिट, दूसरा का बल्तिस्तान।
तो दोनों ही रीजन काफी कम पॉपुलेशन यहाँ पे थी और ज्यादातर जो लोग थे वो शिया मुस्लिम्स थे। शिया सुन्नी, मैंने दो तरह के मुस्लिम बताए, ज्यादातर शिया मुस्लिम्स थे। अच्छा, ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आज भी देखें वो पीओके के अंदर आ गया मामला, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एरिया हमारा जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है कि नहीं? तो अफगानिस्तान से बॉर्डर मिलता था इसका, और सिनकियांग प्रोविंस जो चाइना की है उससे भी मिलता था। साथ ही साथ आज का रशिया पहले जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उससे भी कुछ खासी दूर नहीं था, उसके भी पास था। तो आपको लग रहा है इतनी सारी कंट्रीज से बॉर्डर बनाने वाली एक स्टेट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी है? तो यही यहाँ पे भी हुआ। तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद की बात करी। कहानी को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कश्मीर हमारे इंडिया में आ गया। तो बड़े ही मजे से सुनिएगा। होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तो कश्मीर में ये डर बैठ गया राजा के मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, कहीं यहाँ नेगेटिविटी ना फैल जाए पाकिस्तान की तरफ से, या ऐसा ना हो जाए कि भाई इंडिया जो है वो जबरदस्ती हमें अपने अंदर ले ले। तो जो हरि सिंह थे महाराजा, ये चाहते थे कि भाई हम अकेले रहना चाहते हैं, आजाद तरीके से काम करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपना खुद का चलाएंगे, ना इंडिया में जाएंगे और ना पाकिस्तान में जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब देश आजाद हो रहा था तो प्रिंसली स्टेट के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, या तो इंडिया में आ जाओ, या तो पाकिस्तान चले जाओ, और या तो इंडिपेंडेंट रहो। तो इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, न्यूट्रल स्टेट बन के रहना चाहते हैं। अब एक नाम आप सुनोगे यहाँ पे, शेख अब्दुल्ला का। शेख अब्दुल्ला, ये साहब काफी इंपॉर्टेंट रहे पॉलिटिक्स में कश्मीर की, और तो ये पॉलिटिशियन थे, ऐसे हम बात करेंगे यहाँ पे। तब हुआ क्या कि भाई शेख अब्दुल्ला लगातार कह रहे थे कि गलत है ये 2 नेशन थ्योरी, और इन्होंने कहा कि ठीक है हम सेकुलरिज्म रखते हैं, कश्मीर में सब लोग रहो, अच्छे से रहो। इसके चलते हरि सिंह ने कहा कि हम भाई एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, समझिएगा यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, है ना, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करना चाहा इन्होंने, इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अब आप कहोगे मैम इस अग्रीमेंट के अंदर आखिरकार बात क्या थी? बात ये थी कि ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ के लोग और खाना पीने का सामान आसानी से इधर उधर सारी स्टेट में जाता रहे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान आगे बढ़ा और उसने कहा ठीक है, और उसने उठा के इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को। बट जब बात यहाँ पे इंडिया की आई तो इंडिया ने सीधा इनकार कर दिया और कहा हम रुकते हैं, देखते हैं, आई विल लव टू वेट एंड वॉच, रुकते हैं देखते हैं क्या होता है, आगे आगे होता है क्या। बट आप जानते हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, कहाँ बदलने वाला। और इनके रिश्ते इनसे तब खराब हुए जम्मू एंड कश्मीर से, जब यहाँ पे पाकिस्तान ने जल्द ही जो रेल सर्विसेज थी, जो ये ट्रेन वगैरह की सर्विसेज थी सियालकोट से और जम्मू के बीच में, उसे सस्पेंड कर दिया, उसे खत्म कर दिया। ये बात कुछ 1 महीने बाद ही इन्होंने कर दिया, सितंबर 1947 में। अब बात आती है अक्टूबर की। तो अक्टूबर में क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला, ये आप जानते हैं इनका काफी अच्छा पकड़ थी पॉलिटिक्स में यहाँ पे, उन्होंने कहा कि देखो कंप्लीट ट्रांसफर जो पावर का है वो लोगों के हाथ में होना चाहिए। ये चल ही रहा था कि कई सारे पठान ट्राइब्समैन जो थे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की मदद से, आप जानते हैं ना, इन्वेड किया था कश्मीर को, तभी जो है राजा हरि सिंह आए थे हमारे पास, तो कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश करती, पहुंच गए। ठीक है, अब क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह तो अकेले पड़ गए। तो इन्होंने कहा नेहरू साहब से, जवाहरलाल नेहरू साहब से, कि आप हमें कुछ मिलिट्री की मदद दे दो, मतलब आप मेरी कुछ मदद नहीं करोगे, हमारे ऊपर ये हो गया है। तो हमारे नेहरू साहब ने कहा कि देखिए हम आपको अभी तो सपोर्ट करेंगे नहीं, जब तक आप हमारे अंदर आएंगे नहीं, जब तक कश्मीर हमारे इंडिया के अंदर नहीं आता हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है ना, मतलब पहले समझिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये कहने का मेरा मतलब है, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा फ्लो में ज्यादा बोल दिया। स्टार्टिंग में नेहरू ने सपोर्ट नहीं करा था एक्सेशन, मतलब समझिए कि नेहरू ने कहा ही नहीं था कि आप इंडिया में आइए, ये इंडिया में आने वाला जो इनका हिसाब किताब था, नेहरू ने स्टार्टिंग में सपोर्ट इस बात को नहीं करा था। इन्होंने कहा कि जब तक के लिए लोगों की मर्जी नहीं होगी, मतलब जनता की मर्जी जब तक के लिए नहीं होगी, तब तक के लिए हम आपको अपने अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, बट फिर बात क्या हुई कि आप जानते हैं लास्ट वाइसरॉय यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने कहा कि देखिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बात करें तो नेहरू साहब आप कश्मीर को बचाने के लिए अपने ट्रूप्स को तब तक नहीं भेज सकते जब तक के लिए कश्मीर इंडिया में ना आ जाए, एक्सेशन जब तक के लिए ना हो जाए।
खैर, शेख अब्दुल्ला जी ने और सरदार पटेल जी ने भी कहा कि आइए ठीक है ना, एक्सेशन कर लेते हैं, कश्मीर को इंडिया में ले आते हैं नेहरू साहब। और फाइनली फाइनली बात कुछ 26 अक्टूबर 1947 की है, जब महाराजा ने असीड करा टू इंडिया बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इंडिया में कैसे आए, ये देखिए ऊपर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम अब्दुल्ला जी जो है, शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे हेड बना देंगे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब इस जम्मू एंड कश्मीर की जो भी देख रेख होगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो शेख अब्दुल्ला साहब करेंगे। साइन क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब आप कहोगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आखिरकार मैम था क्या, तो इसके हिसाब से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, समझिएगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं ना नेशनल लेवल के, इनको छोड़ के बाकी अगर कोई भी लॉ इंडियन पार्लियामेंट को जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लगाना है, तो उसे वहां की स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी प्रॉपर वोटिंग की बहुत जरूरत है, और उनके मर्जी के बिना वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस। खैर, हालांकि दोनों ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और महाराजा चाहते थे कि बहुत ही शांति से, प्यार से परमानेंट एक्सेशन हो जाए, बट नेहरू जी एक अलग सा आइडिया लेकर आए। काफी बवाल हुआ इस आइडिया पे भी, और उन्होंने कहा कि रेफरेंडम होना चाहिए। मतलब अगर एक बार अगर आपको शांति से माहौल चलाना है, पीस से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे रखना है, तो लोगों की मर्जी काफी ज्यादा जरूरी है। और वैली में अगर रिस्टोर करनी है आपको पीस वगैरह, तो रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम मतलब यहाँ पे जनता से पूछो, जनता यहाँ पे वोटिंग करेंगी डायरेक्टली कि भाई क्या हमें जाना है, हमें किधर जाना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि यहीं से हमें लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस बात को। खैर, एक्सेशन के बाद अब धीमे 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 कश्मीर की वैली से हमारे इंडिया के ट्रूप्स ने इन जो इन्वेडर्स थे जो आए थे हड़पने चक्कर में, इनको बाहर निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। सिर्फ और सिर्फ वो एरिया रह गया था जिसे हम आज की डेट में भी POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पे अभी भी इन्वेडर्स थे, और पाकिस्तान इस एरिया को आप जानते हैं क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। इसकी बातें हैं, तो ऐसा कुछ। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं और फिर बात करेंगे कश्मीर का यूएन से कनेक्शन क्या था। कश्मीर यूएन कनेक्शन, यूनाइटेड नेशंस कहते हैं इसको, क्लियर है। अब इस वक्त तक क्या हुआ कि माउंटबेटन ने सजेस्ट करा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सरकार है, वो कश्मीर की प्रॉब्लम को लेके एक बार यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं जाती। क्या कहा माउंटबेटन ने, कहा कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है इसको लेके इंडिया को यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, यूएन में जाना चाहिए। हालांकि मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो बीच में बोली, मतलब इंटरवेंशन था इसका, उससे इंडिया और पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, मतलब इन्होंने बीच बिछाओ का मतलब बिचौलिया बनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और बात करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर अग्रीमेंट को साइन करा 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 1949 में, कि मतलब हम भी गोली नहीं चलाएंगे, आप भी गोली मत चलाइएगा, शांति से यहाँ पे रहते हैं। और एक सीज फायर लाइन, अब यहाँ पे LOC आप देख रहे हो ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये सीज फायर लाइन जो थी उसे एस्टैब्लिश करा गया और इसका नाम रखा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। समझ रहे हैं, मतलब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ मतलब गोली बम बारूद ये नहीं करेंगे, सीज फायर का मतलब होता है फायरिंग वगैरह नहीं होगी। खैर, बात और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद ये बात कुछ 1951 की है, जब यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास करा। रेजोल्यूशन में क्या था, रेजोल्यूशन में ये था कि रेफरेंडम होना चाहिए जिसमें यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज करेगा। और कब ये होगा, आफ्टर पाकिस्तान हैड विड्रॉन इट्स ट्रूप फ्रॉम द पार्ट ऑफ कश्मीर अंडर हिज कंट्रोल। मतलब जो POK वाला एरिया है, देखिए ना, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये ओवर कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ये एरिया जो आपका है ना, पाकिस्तान कंट्रोल POK, तो POK वाले एरिया से पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को हटा ले, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो है अपनी देखरेख में यहाँ पे एक रेफरेंडम करवाएगा। उससे पता चलेगा क्या आखिरकार जनता चाहती है। खैर, यहाँ पे ये रेजोल्यूशन वाली जो ये रेजोल्यूशन लिया था, ये बिल्कुल बेकार था, क्योंकि तब तक के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि देखो भाई, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपनी फोर्सेस को हटाएंगे ही नहीं। तो इस वजह से प्लेबिसाइड कभी हुआ ही नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप
इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, आज भी कोशिश करता है कि भाई उस लाइन पे ना हो बवाल, ना हो सीज फायर रहे, मतलब। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है, आप जानते हैं कि फायरिंग तो हुआ ही करती है, वायलेशन तो इस सीज फायर का, अग्रीमेंट का हुआ ही करता है। और जम्मू एंड कश्मीर ही ऐसी है जो अभी भी जानते हैं कितना बवाल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जब एब्रोगेट हुआ था आर्टिकल नंबर 370, तो कितना बवाल हो गया था इस मैटर को लेके, समझ रहे हैं। तो अच्छे रिश्ते कश्मीर से क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं बन रहे हैं? कश्मीर एक इशू है, और पाकिस्तान से तो अच्छे रिश्ते बन ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही रहता है। देश ही अलग कर दिया तो कोई क्या करेगा। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ाई जाए कहानी। कहानी आगे बढ़ती है और बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये हम आपको सिर्फ इतिहास बता रहे हैं, आज की डेट में थोड़ा चीजें अलग हो गई हैं। तो देखिए, जो लोग थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में 1951 में यहाँ पे बात हुई, जो फिर से, मतलब विच वंस अगेन रीअफर्म द एक्सेशन ऑफ स्टेट टू इंडिया इन 1956, एंड इन्होंने फाइनलाइज करा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट। और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन रीअफर्म करता था कि द स्टेट इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, वो जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, ये एक इंडिया का, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ में आई। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि कहते हैं शिमला अग्रीमेंट के नाम से। ये बात कुछ 1972 की है। अब देखिए, जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, जो पाकिस्तान के वहां के ट्रूप्स थे नॉर्दर्न एरियाज में जो थे, उनका विड्रॉल वहां से हटना इस कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय इंडिया। तो मतलब स्टार्टिंग की बात मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में इंडिया का मकसद ये था कि हम जम्मू एंड कश्मीर को वापस एक बनाएं, और जो पीओके वाला एरिया है, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, इसे भी अपने में ले लें, और हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को एक, मतलब जो भारत में है तो भारत में ही पूरी तरीके से लेकर आ जाएं। बट धीमे धीमे मामला बदला, और आप जानते हैं एक वॉर हमारी हुई थी पाकिस्तान के साथ में 1971 में। वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि उसके बाद चीजें थोड़ी बदली। बदली ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे एलओसी बोलते हैं, इसको इस वॉर के बाद स्टैब्लिश करा गया। और इसके अंदर क्या था कि भाई ये बात मानी जाने लगी कि जो नेगोशिएशन हो रही थी, है ना, जो बातचीत हुई थी शिमला एग्रीमेंट में, शिमला एग्रीमेंट को कब साइन करा गया था? 2 जुलाई 1972 में। तो ये वॉर के बाद ही की बात है। इसकी नेगोशिएशन में ये हुआ था कि भाई इंडिया पाकिस्तान दोनों ही चाहते हैं कि जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसे परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। हालांकि अभी भी चीजें चल रही हैं, जो भी चल रहा है मैटर। तो ये बात है पूरी शिमला अग्रीमेंट की, समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीजें और लिखी हुई हैं कि शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 3 जुलाई, बुक में 2 है, और एक्चुअली में भी 2 जुलाई है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, 2 जुलाई 1972 की बात है, और साइन करा गया था, मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी के बीच में, हमारी जो प्रधानमंत्री थी उस वक्त की, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ZA भुट्टो के बीच में। ठीक है, तो अब भाई ये साइन कर, कैपिटल सिटी ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ द शिमला के अंदर हुआ था, जो कि कैपिटल सिटी थी हमारी हिमाचल प्रदेश की। खैर, इट फॉलोड फ्रॉम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971 दैट लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो इतना कुछ ऐसा नहीं है, मैंने आपको बाकी बातें बता दी। आगे बात करेंगे कश्मीर मिलिटेंसी के बारे में। अब आता है मेन मुद्दा, लो इंटेंसिटी वॉर और प्रॉक्सी वॉर बाय ISI। अब देखिए मसला क्या है, हमने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी बातें जानी थी, समझी थी कि जो भी वहाँ बवाल होता है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर कह रही हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है ISI का, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ISI ही यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करता है और इनडायरेक्टली यहाँ पे चीज़ें खराब करवाता है। तो भाई इसको हम कुछ हेड्स के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बिगनिंग ऑफ इंसर्जेंसी, किस तरीके से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई है, कैसे ये बवाल शुरू हुए हैं, उन बारे में हम जानते हैं। जस्ट लाइक अ स्टोरी, आप बस मेरी बातों को सुनते रहिएगा, आपको लगेगा कि मैं कोई कहानी सुना रही हूँ, उसको सुनते सुनते समझिए।
तो हुआ क्या कि भाई 2 मेन लड़ाई हुई हैं हमारी पाकिस्तान के साथ में, आप जानते हैं। एक 1965 में हुई है, एक 1971 में हुई है। इन दोनों ही लड़ाइयों में हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान गया अब खिसिया। अब उसका मूड हो गया खराब कि मैं देखो भाई डायरेक्टली तो इंडिया से जीत नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं छोटे-छोटे वहाँ पे कश्मीर के अंदर या कहीं पे भी पूरे इंडिया में बम ब्लास्ट या ऐसा कुछ छोटा-छोटा लड़ाई लगाता रहूँ या दंगा करवाता रहूँ, सो दैट इंडिया जो है वो कभी भी स्टेबिलिटी से ना रहे, हमेशा परेशान रहे और वहाँ के लोग भी डरे-डरे रहें। तो इसी के चलते इसने बहुत सारे अपने उल्टे-सीधे काम करे थे। पंजाब में इतना ज़्यादा इसने कोशिश करी कि भई वहाँ पे भी इंसर्जेंसी लाए। कश्मीर में भी उसके बाद ये 1980s के बाद में शुरू कर दिया इसने। और दोनों ही कंट्रीज़ में क्या था कि भई छोटी-छोटी मतलब छोटे लेवल पे वॉर तो होती ही रहती थी। अभी पुलवामा आपने देखा ना, आज तक ये बात रुकी नहीं है। समझ रहे हैं? और जिहाद के नाम पे लोग काम करते हैं। ये सब क्या है चैप्टर नंबर 2 में मैंने अच्छे से बताया जिहाद क्या होता है, सारी बातें क्या हैं, सब कुछ पूरी सीरीज़ देख कर आइएगा। हुँ? अब कहानी कुछ आगे बढ़ती है। 1987 की बात है, जब एक इलेक्शन हुआ था, उसमें थोड़ा बवाल हुआ था और इसके चलते क्या हुआ कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि आग में घी डालने का काम हुआ। अब कुछ जो स्टेट की मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, इन्होंने कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को फॉर्म कर लिया। क्लियर है? कि मतलब देश के खिलाफ खड़े हो जाएँगे, अब हम लड़ाई करेंगे, अपना हक माँगेंगे। ऐसे करने के लिए इन लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म करा। और फिर उसके बाद जुलाई की बात है 1988 में, 1988 में डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे, स्ट्राइक्स होने लगी, अटैक होने लग गए। समझ रहे हैं? बवाल होने लग गया, लड़ाई, दंगा, है ना? स्ट्राइक्स होने लग गए, अटैक करा जाने लगा। 1 साल बाद मतलब लगभग 1989 में बहुत बड़े लेवल पे बवाल होने लगा, दंगा होने लगा, आर्म्ड इंसर्जेंसी होने लग गई। समझ रहे हैं? और कौन सपोर्ट कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था इसको पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा ये बवाल जो था ना, अब ये इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडिया की थी, इसके लिए घातक बनने लगा। मतलब अब ये दिक्कत इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को ये बवाल देने लगा। अब यही एक वजह थी, यही वो वक़्त था, यही वो शुरुआत थी, जब मुजाहिदीन यहाँ पे इंसर्जेंसी मुजाहिदीन की बढ़ी। इंडियन मुजाहिदीन क्या है? प्लीज़ पार्ट 2 देखते हुए आइएगा। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा है। तभी मैं बोलती हूँ चैप्टर नंबर 1 से हमेशा पढ़िएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको आगे की जो वर्ड्स हैं वो समझ में आएँ। आप ये ना कहें कि मैम अचानक से क्या आ गया? तो शुरुआत हुई और शुरुआत यहाँ पे मुजाहिदीन की हुई और आज के दिन तक ये रुकी नहीं है। ज़्यादातर भई देखें तो बवाल अफ़गान के मुजाहिदीन ने किया था, जो हमारे कश्मीर वैली से होते हुए जानते हैं अफ़गानिस्तान टच कर रहा था ना, पीओके वाला साइड से, कश्मीर वैली से होते हुए हमारे इंडिया में आए और उसके बाद ये आपका जब सोवियत अफ़गान वॉर हुई है, उसके बाद ये इंडिया में चले आए हैं मुँह उठा के। तो ऐसा कुछ होने लगा। वक़्त आगे बढ़ा। शुरुआत में देखिए पहले तो वहाँ पे जो पहले से थी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसे हम लोग जेकेएलएफ बोलते हैं, ये भी इस इंसर्जेंसी का पार्ट हुआ करती थी। इंसर्जेंसी का मतलब जानते हैं? कि मैं आपको बार-बार यूज़ कर रही हूँ वर्ड। इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि एक्टिव रिवोल्ट या आप कह सकते हो एक बवाल करना, अपराइज़िंग करना। समझ रहे हैं? उसे कहते हैं इंसर्जेंसी। तो पहले क्या था शुरुआत में जो पहले से वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थी, ये बवाल वहाँ पे करा करती थी। और ये क्रिएट करी गई थी 1964 में। फिर से इसको रीऑर्गेनाइज करा गया था 1971 में। समझ रहे हैं? और ये सारा बवाल करने का यही इसके पास पूरा हक था, यही बवाल करती थी। जेकेएलएफ क्या नाम है इसका? जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। अब यही था कि भैया इसी ने ये कश्मीरी ग्रुप वाला जो बवाल किया था 1990s में, इसका मेन जो है वो इन्हीं की वजह से हुआ था, जेकेएलएफ ने ही करा था। चीज़ें आगे बढ़ी और यासिन मलिक नाम याद रखिएगा, जेकेएलएफ के लीडर मतलब जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर का नाम था यासिन मलिक। ये एक कश्मीरी ही थे और इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर अब शुरुआत करी, ठीक है? बवाल करने की शुरुआत ये करे और मेन इनका डिमांड क्या थी? आप जानते हैं कोई इंसान अगर बवाल करता है, अगर कोई खड़ा हो रहा है, आप भी अगर माँ-बाप से कुछ माँगते थे बचपन में तो किस लिए माँगते थे? कि हमें मेरी चीज़ें पूरी करो। तो यहाँ पे भी वही हाल है। उन्हें की डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि हमको कश्मीर जो है आज़ाद करवाना है, हमें आज़ादी चाहिए कश्मीर की, हम इंडिया के अंदर नहीं रहना चाहते हैं।
और 1995 से एक जो एक 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 टुकड़ा JKLF का, जो कि आपका यासिन मलिक की लीडरशिप के अंदर था, इसने रिनाउंस कर दिया था यूज ऑफ वायलेंस का और कहा कि स्ट्रिक्टली हम अब शांति से यहाँ पे काम करेंगे और शांति से इस रिजॉल्व करना चाहेंगे इस डिस्प्यूट को। समझे? समझे? JKLF का यासिन मलिक वाला जो हिस्सा था, जिसके एक एक टुकड़ा, इसने कह दिया कि अब हम बवाल्स नहीं करेंगे, मारपीट आम नहीं उठाएंगे, अब हम पीसफुली अपनी डिमांड करेंगे और पीसफुली इस मैटर को सॉल्व करेंगे। तो अब JKLF तो कम हुआ, लेकिन जब एक इंसान घटता है तो कई और निकल आते हैं, और सेम यहाँ पे भी हुआ। कई सारे नए नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हो गए और वैली के अंदर घुसना शुरू हो गए। आइए कुछ नाम आपको बताते हैं। नाम है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, बहुत सुना होगा। पार्ट 2 देखते आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, सॉरी चैप्टर 2 देखते आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, सब वहां में मैंने एक्सप्लेन करा है। तो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तो जैश ए मोहम्मद तो अभी ही इतना फेमस रहे हैं। जैश ए मोहम्मद क्यों रहे हैं? पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी लेने वाले यही तो हैं। अल बदर, हरकत उल अंसार, हरकत उल जिहाद इस्लामी, ह्यूजी, ये सब मैंने पढ़ाया है चैप्टर 2 में, ठीक है। ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ आना शुरू हो गए। और कहाँ से आए ये? लाइन ऑफ कंट्रोल से। कुछ भी हो, आंख बंद करके समझ लीजिएगा, बवाल हुआ है तो पाकिस्तान भाई साहब का हाथ बड़ा गंदा है इसमें। तो लाइन ऑफ कंट्रोल से होते हुए यहाँ आ गए। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI के बारे में पूरी तरह से जानिए, अगर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, चैप्टर 2 प्लीज देखिएगा, मैं इसलिए बार बार आपसे बोल रही हूँ। तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और वहाँ की सरकार भी, इसने पूरी तरह से इन लोगों को ट्रेनिंग दी, इनको आर्म्स दिए, वेपन दिए, पैसा प्रोवाइड करा, समझ रहे हैं, ताकि आप जाओ और पाकिस्तान का डायरेक्टली नाम भी ना हो और आप इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी भी करो। समझ रहे हैं? पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हुआ और पंजाब में कई सारे दंगे करवाए गए, कश्मीर में काफ़ी सारे दंगे करवाए गए। और आपको ये पता है, एक बहुत फेमस बात है कि कश्मीरियों को यहाँ पे फोर्स करा था, नियरली करीब 4 लाख कश्मीरी पंडित को, वो बेचारे भागे थे कश्मीर वैली से। मैंने आपको बताया ना कि कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित भी थे हिंदूज में, तो यहाँ पे 4 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे वहाँ से भागे थे। इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी ज़मीन जायदाद सब वहाँ से छीन ली गई थी, समझ रहे हैं। और ये पंडित भागे और बेचारे बहुत ही टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए रिफ्यूजी कैंप में जम्मू के अंदर रहे, दिल्ली के अंदर रहे, और अभी भी मैं बताऊं तो अभी भी बेचारे पहुंच नहीं पा रहे हैं अपनी उस जगह पे जहां से वो भागे थे। सरकार उनको बचा नहीं पाई। ये बहुत बड़ा एक फेलियर था उस समय सरकार का, कि सरकार पंडित को बचा नहीं पाई, बेचारे भाग कर आए और उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सका। अब दूसरी तरफ जानते हैं तो बहुत सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच, है ना, ये कहती रही इंडियन आर्म फोर्सेस को कि भैया आपने वायलेशन करा है, समझ रहे हैं, आपने जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन करा है, आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन करे हैं, समझ रहे हो, आपने टॉर्चर करा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का कश्मीर के अंदर। तो ये उल्टा इंडियन आर्म फोर्सेस को ही इल्जाम लगाती रही, समझ रहे हैं। तो ये रही बात किस तरह से शुरुआत हुई, समझ रहे हैं। बैकग्राउंड हमने आपको बताया, JKLF के बाद कैसे कैसे लोग आए ये समझा। अभी प्रेजेंट स्टेटस में बताऊं तो बवाल कुछ कम नहीं हो रहा है। रिसेंटली तो आपने देखा पुलवामा अटैक की, तो इसको थोड़ा सा रीसेंट से पढ़ते हैं, है ना, मतलब ये एकदम रीसेंट वाले पीरियड से पढ़ते हैं कि 2008 की बात है। 2008 की बात है, इलेक्शन हुए वहां पे, इलेक्शन हुए 2008 में। वो जनरली एक फेयर माने गए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा। अब इन्होंने क्या कहा, भाई यहाँ पे ये हुआ कि भाई बॉयकॉट करें, है ना, और यहाँ पे प्रो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे इसकी फॉर्मिंग हुई, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन द स्टेट, इन्होंने यहाँ पे सरकार फॉर्म करी। अब इतना मत समझिएगा, ये हम मेन आपको चीजें बताते हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग शांति वगैरह चाह रहे थे, लेकिन ISI को शांति मंजूर कहाँ थी, समझ रहे हैं। ISI ने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी ना, अपनी जो प्लानिंग थी ना, इसमें थोड़ा बदलाव ला रखा है 4 से 5 साल जो पिछले रहे हैं उसमें, समझ रहे हैं। अब ये क्या करता क्या है कि इंडिया को सोचता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर का इशू उठाया जाए, कुछ ही किस तरह से कि इंडिया से कश्मीर संभलता नहीं, और इंडिया जो है वो कश्मीर में रहे लोगों के लिए बवाल कर रहा है। तो अब उसमें क्या करने लगे, आपने देखा है मुंह पे कपड़ा बांध के वहां के जो है यूथ वगैरह जो है बम फेंक रहे होते हैं, है ना, तो वो इतना भर दिया जाता है। तो ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया जो कश्मीर है, कश्मीर के लोग हैं वो खुश नहीं है इंडिया के साथ रह के, वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, समझ रहे हैं।
अफजल गुरु इसका मेन जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक जिसने किया था, तो इसको भी फांसी दे दी गई थी। और अभी रिसेंटली की बात है, मतलब 2013 में ऐसा हुआ था। और ऐसी चीजें ऐसी चलती रही हैं, है ना। काफी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है यूथ का। रेडिकलाइजेशन मतलब या जो टेररिज्म की तरफ जो यूथ बढ़ रहे हैं, वहां देखा है आपने, पढ़ाई लिखाई तो बाद में हो जा रही है, पहले यूथ जो है वो टेररिस्ट बनाए चले जा रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं माइंड वॉश करा जा रहा है, चीजें यहाँ पे मैनिपुलेट करी जा रही हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि व्हाट इज लो इंटेंसिटी वॉर एंड व्हाई वाज इट अडॉप्टेड बाय आईएसआई। अब ये हमने आगे तो बताया ना कि लो इंटेंसिटी वॉर यहाँ होती रही है, क्योंकि इलेक्शन जब वो वॉर में हारा 1965 1971 में पाकिस्तान, तो उसके बाद लो इंटेंसिटी वॉर होती रही है। तो ये लो इंटेंसिटी वॉर क्या होती है जो होती रही है, पहले ये तो जान लेते हैं। समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें होता क्या है कि बड़े लेवल पे बमबारी नहीं हो रही है। समझ रहे हैं, बड़े लेवल पे नहीं, नाम जैसे कहता है लो इंटेंसिटी, काफी कम इंटेंसिटी की। ये बहुत ही लंबे समय तक जब छोटा छोटा कहीं ना कहीं इधर बम फोड़ दिया, उधर बम फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। समझ रहे हैं, अपना धीमे 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 तोड़ना। अब समझो आप, अगर यहाँ से पाकिस्तान अगर इंडिया से लड़ने को आ जाए तो क्या जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, एकदम बैंड बजा देगा इंडिया पाकिस्तान की। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये छोटे बम यहाँ फोड़ा, फिर कुछ वक्त में यहाँ फोड़ा, फिर यहाँ फोड़ा, फिर यहाँ फोड़ा, तो लोगों को यहाँ के डर एक सा बना रहेगा कि कब हमारे एरिया में बम फूट जाए, कुछ पता नहीं। इसका डेवलपमेंट करना भी बड़ा मुश्किल होगा। एक बार में तो चलो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन बार बार छोटा छोटा करने में, डेवलपमेंट करने में दिक्कत आती है। तो मेनली ये होती है लो इंटेंसिटी वॉर, बहुत हाई लेवल की है भी नहीं। और एक लंबे वक्त तक अगर यही काम होता रहेगा तो एक टाइम पे इनकी उम्मीद ये है कि इंडिया थक जाएगा और कहेगा अरे आप रख लो भैया, यहाँ दंगा मत करो, जो कि होने वाला नहीं है ना। मोदी जी तो होने भी नहीं देंगे। खैर, शुरुआत करते हैं। किस फॉर्म में लो इंटेंसिटी वॉर करी है आईएसआई ने? जैसे कि आर्म्ड रिवोल्ट, है ना, कि खड़े हो जाओ 4 लोग बंदूक लेके, हमें आजादी चाहिए, ऐसा बोल के। गुरिल्ला वॉरफेयर, अब यहाँ पे कहीं कहीं से हो रहे हैं, वहां दंगे हो रहे हैं, फसादे हो रहे हैं, कहीं पे बम गिर रहा है, कुछ हो रहा है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, है ना, अभी आपने देखा था, अब तो काफी न्यूज में है ये, मुफ्ती भी बाकी जो है वहां पे भाई इस चीज को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम। उसके बाद नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भैया हमको आज़ादी चाहिए कश्मीर को, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, ऐसा करके ये छोटा-छोटा जो बीच-बीच में उठा करता है चीज़ें, उसे कहते हैं लो इंटेंसिटी वॉर। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे मोडस ऑपरेंडी ऑफ द प्रॉक्सी वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड कोई काम को करने का, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, उसे बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। तो देखिए, पहला इसके अंदर पॉइंट ये आता है कि ऐसे खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान या पीओके में, ठीक है, ताकि भाई इंडिया की इमेज को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एकदम खराब तरीके से प्रिंट करा जाए, है ना। और इससे क्या होगा कि लोग भड़केंगे आपस में, समझ रहे हो आप, भड़केंगे, दिमाग खराब होगा उनका, अरे यार इंडिया ऐसा है ऐसा है, तो इससे बवाल शुरू होगा। अब अगर वहां के टेररिस्ट को इंडिया के बॉर्डर के अंदर लाना है तो क्या करना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उस बॉर्डर पे, उनको दूसरे टेररिस्ट के साथ लड़ने में जुटा दो। सपोज करो 10 आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे 20 टेररिस्ट आए और यहाँ पे बवाल करने लगे, तो क्या होगा, ये 10 लोग जो है उन 20 टेररिस्ट से लड़ने में अपना ध्यान इन टेररिस्ट पे नहीं लगाएंगे जो शायद इधर से चुप्पे से अंदर घुस जाएंगे। तो एक ये तरीका ये अपनाता है। तीसरा ये कि स्टेट के जो सेकुलर फाउंडेशन है, मतलब समझे, जहां पे ऐसा सिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहो आपस में, ऐसे जगहों को अटैक करो और यहाँ पे जो इस्लामिक एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करो, है ना, कि हिंदूज हटाएं, इस्लाम का है, इस्लाम का होना चाहिए, मुसलमान, ऐसे करके इस्लाम के नाम पे काफी ज्यादा ये लोग फायदा उठाते हैं। उसके बाद कश्मीर का इशू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उठाने की इसकी चाह, बहुत दिमाग इसके पास है। वो चाहता है कश्मीर का इशू पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उठाए और बताए कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो रहने वाले मुसलमानों को इंडिया किस तरीके से दबाता है, किस तरीके से परेशान करता है। उसके बाद टू इंक्रीज टेररिस्ट एक्टिविटीज इन मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। अब यहाँ पे क्या है कि टेररिज्म को और बढ़ावा दें जम्मू रीजन में,
ताकि वहाँ पे भी और जो है टेररिज्म बढ़े। और ये जो लो इंटेंसिटी वॉर मैंने आपको इसके पहले बताई ना, इसको और बढ़ाएँ, इसको हाई इंटेंसिटी में बढ़ाएँ वक़्त के साथ-साथ, ताकि क्या हो कि भई यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंस का टर्म है उसे और वाइड करा जाए कि हमको आज़ादी चाहिए, और इससे हम बल्कि हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के पहुँचा पकड़ने वाली बात होती है ना, कि भई छोटी-छोटी वॉर से अब बड़ी वॉर शुरू कर दें कि बस धीमे-धीमे करके अपने मंज़िल को पा लें। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ के बात करते हैं सिविल अनरेस्ट इन कश्मीर जुलाई 16। क्लियर है? अब क्या कश्मीर में जुलाई में 2016 की बात है, क्या दिक्कत आई थी उस बारे में हम कुछ बात जानेंगे। इसको भी कहानी की तरह समझिएगा। तो एक नाम मैं आपके सामने ले रही हूँ, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी। क्या नाम है? बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी। ये कमांडर थे हिज़्बुल मुजाहिदीन के। हिज़्बुल मुजाहिदीन मैंने आपको बताया है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना? यही घुसी थी। तो whose social media campaign had a outreach among a section of Kashmiri Muslim youth। अब क्या मसला क्या था? ये जो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी है ना, ये जो कमांडर थे हिज़्बुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के, तो इनका जो इन्होंने कैंपेन चलाया, ये इंटरनेट वाला सीन तो जानते हैं, इंटरनेट से बहुत चीज़ें बहुत दूर तक फैलती हैं। तो इन्होंने क्या करा कि एक जो मुस्लिम, जो कश्मीर में मुस्लिम यूथ रहता है, जो ये जवान लड़के जो मुसलमान हैं, वहाँ तक ये इन्होंने अपना रीच पहुँचाई, है ना? इन्होंने अपना ऐसा कैंपेन चलाया कि उन तक पहुँचा जा सके। और ही वाज़ किल्ड इन अ एनकाउंटर विद द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन जुलाई 8, 2016। अब क्या हुआ कि भई भई ये भड़काने का काम ऐसे कैसे कर दोगे किसी को भी? भड़काओगे तब वो लोग बवाल मचाएँगे वहाँ पे। तो ख़ैर बाद में क्या हुआ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने 8 जुलाई 2016 को इसको मार गिराया। अब करीब हुआ क्या? अब यहाँ समझिएगा। 1 सेकंड। हाँ, तो हुआ ये कि करीब 2 लाख लोग, 2 लाख लोग मातम मनाने के लिए चले आए 9 जुलाई को। और ये कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी गैदरिंग, एक पहली गैदरिंग थी जहाँ पे इतने ज़्यादा लेवल पे लोग इकट्ठा हुए थे। साथ में मिलिटेंट्स भी आए कि भैया आपने मार डाला, हाय हाय मार क्यों डाला इतना? समझ रहे हैं? अब जब इनकी मौत की खबर फैली, है ना? कहानी की तरह समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? जब इनकी मौत की खबर फैलना शुरू हुई, तो बवाल होना शुरू हो गया कश्मीर वैली में। क्या आपने ऐसे कैसे मार दिया? इन्होंने कहा कि कश्मीर बंद करो, कश्मीर को बंद कर दो। समझ रहे हैं? पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सबको भीड़ जो है उस पे अटैक करने लगी कि आपने उनको मारा कैसे? पत्थर फेंके जाने लग जाए गए बड़े-बड़े मतलब बहुत सारे पार्ट में कश्मीर के। उसके बाद कश्मीरी पंडित के कैंपों में भी जो है बहुत दिक्कतें देखने को मिली। कि मतलब हिंदू वाला हिसाब-किताब था ना। अब इंटरनेट सर्विसेज़ हो गई, उसके साथ ट्रेन सर्विसेज़ हो गई, ये सब खत्म कर दी गई थी कश्मीर के अंदर। और जो नेशनल हाईवे जो कश्मीर को कनेक्ट करता था, वो भी बंद कर दिया गया। असल में आपको एक स्टोरी बताऊँ, मैं जब कश्मीर गई थी घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर और पहलगाम, और तो मैं पहलगाम में थी, और यकीन मानिए भई कश्मीर तो घूमा, चलिए थोड़ा-सा सहम-सहम के घूम लिया। उस समय तो ख़ैर इतनी उम्र भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा ये था 11th-12th में मैं तो थोड़ा-सा डर भी गई थी। और जब मैं पहुँची पहलगाम ना, तो उसी दिन की बात है कि उसी रात उसामा बिन लादेन को मारा गया था। और वहाँ हो गया बवाल, सब कहने लगे भागो, भागो, वो पता नहीं क्या अनाउंसमेंट हो रही थी, मुझे कान में आज तक गूँजती है वो अनाउंसमेंट। और इतना डर का माहौल हो गया था कि आप 9 सुबह 4 बजे निकल दीजिए, पता नहीं कब कौन-सा बवाल हो जाए। तो जैसे ना टेररिस्ट को भी इतना डर था, तो वहाँ जो रह रहे हैं, उनके अंदर क्या ही हाल हुआ होगा, आप बस इमेजिन करके देखो। आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा निकलती है, तो उसपे भी कितनी बार बम फोड़ा गया है, या कितने अटैक्स हुए हैं। तो अमरनाथ वगैरह की जो यात्रा थी, ये भी फटाफट से रोकी गई, है ना? और ताकि बवाल ना हो, भई वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो। ब बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वो भाग के गए, फिर से अपने कैंप में गए रात में 12 जुलाई को, है ना? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे थे उनके कैंप के अंदर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब जो जहाँ पे बुरज़हान को मारा गया था जिस घर में, समझ रहे हैं? वहाँ पे बहुत मतलब समझ रहे हैं, और बवाल यहाँ पे कर दिया गया। कर्फ्यू लगा दिया गया कश्मीर में हर जगह पे 15 जुलाई को, ठीक है? 15 जुलाई को हर जगह पे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, मोबाइल नेटवर्क सब बंद कर दिए गए ताकि और कोई खबर ना फैलाई जा सके। करीब 43 करीब 43 लोगों की मौत हो चुकी थी, और करीब 3100 लोग, समझ रहे हैं? इन लोगों को चोट लगी थी प्रोटेस्ट करने में कश्मीर के अंदर। तो ये कुछ कहानी चल रही थी। अब 12 जुलाई की बात है,
12 जुलाई की बात है जब नवाज शरीफ, आप जानते हैं उस समय तो वही चल रहे थे भाई साहब वहाँ के। तो इन्होंने कहा कि भैया अरे इतने मतलब इन्होंने बड़ा दिखाया और ये मुझे बड़ा अचंभा हुआ, बुरहान वानी को कैसे मार दिया गया, वाह सरकार ने तो बड़ा गलत किया है ना। और वहाँ के जो ये आपके नवाज शरीफ, अच्छी बात है जेल में चले गए भाई साहब, इन्होंने कहा कि वानी जो थे बुरहान वानी तो मार्टियर है ना। ये बात 15 जुलाई को इन्होंने बताई। समझ रहे हैं, किसी टेररिस्ट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो तो जो है वो बहुत ही अच्छा आदमी था, लोग और ज्यादा सोचते हैं क्या हो रहा है। और हमारी इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, बदले में इन्होंने कहा जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को इतना अच्छा बता देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। और आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे, वो कहाँ डरने वाले। मोदी जी ने कहा कि भैया देखो ये जो वानी को हीरो बता रहे हो ना, ये चलेगा नहीं, सही नहीं कर रहे हो ये, और हमें सिचुएशन नॉर्मल से चाहिए फटाफट, ठीक है, बस हो गया, बस ज्यादा नहीं चाहिए सब नाटक। अब तो आप देख रहे हैं कितनी हद तक बात है यहाँ पे कि इंडियन सिक्योरिटी जिसमें आप रह रहे हो और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो वहां देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम है वहां पे। तो अभी ऐसा समय आ गया कि सेंटर अब फिर से सोच रहा है कश्मीर की स्ट्रैटेजी करना क्या चाहिए, वहां पे मामला क्या होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ है ना। तो मतलब आप ये भी समझ रहे होंगे कि भाई कश्मीर में यही सीन है कि इन सब चीज़ों से आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इतना उनके माइंड में भर दिया गया था कि वो इंडियन गवर्नमेंट को गलत समझ रहे हैं और जो टेररिस्ट हैं उनको अच्छा समझ रहे हैं। तो वहाँ पे दिक्कतें आई, इतना बवाल हुआ, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इस पार्ट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट क्या था ये जानते हैं। तो ये एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन था। एंटी मिलिटेंसी जो बवाल वगैरह हो रहा था इसको रोकने वाला हिसाब किताब, और इसको जुलाई 2017 में लॉन्च करा गया था ताकि टेररिस्ट को उठा के बाहर फेंक दे। समझे, टेररिस्ट जो वहां बवाल मचा रहे हैं इन सबको उठा के बाहर फेंका जा सके। नाम क्या है, ऑपरेशन ऑल आउट। जैसे मच्छर को मार देता है ऑल आउट, इसी तरीके से टेररिस्ट को मार के भगाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट लेकर आया गया। एक बहुत ही लंबा प्लान था कि हमें कश्मीर वैली में शांति बनानी है, और करीब 258, आप समझ रहे हो नंबर देख रहे हो, खाली 258 टेररिस्ट को वैली से उठा के बाहर फेंकना है। जैसे कि आपके लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, बदर वगैरह, इन सबको ऑपरेशन ऑल आउट के अंदर इनमें लिस्टिंग करी गई कि इन सबको तो जितने भी लोग हैं इसके मेंबर्स, इनको तो उठा के कश्मीर से फेंकना ही। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यही ही हैं जो कश्मीर में ऐसा कर रखे हैं। अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करना शुरू करा। मेन जो जहाँ पे टेररिस्ट रहते थे, जहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ हुई थी, वहाँ पे उनको सब मैपिंग करी गई कि यहाँ पे हमें आगे जाना है और यहाँ से जो है इन लोगों को बाहर भगाना है। तो पार्ट 1 हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल सिर्फ IAS को। प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितना मज़ा आया इसमें। जॉइन बटन प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप की पर्क्स पा सकते हैं और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं मेरे काम में। फेसबुक पे सिर्फ IAS के पेज से लाइक करके आप ये वीडियोस वहाँ भी देख सकते हैं। साथ ही बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो मैं कई सारी अपडेट्स वहाँ पे दिया करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।